मॉर्निंग सर। आज हम करेंगे 20 फरवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, मोनू 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखो, दोनों लोग एक काम कर रहे थे, यानी कि एक मेज बना रहे थे। हमने देखा कि 250 दिनों में, यानी कि अगर हम देखें तो 250 दिनों में एक मेज बन रही थी, तो 75 दिनों में कितनी मेज बनती, यानी कि 75 बटे में 250 मेज बनती। 25 तियां 75, 25 एकम 25, यानी कि अगर टोटल काम एक मान लें, उसमें से 3 बटे में 10 हो रहा, तो बचा कितना काम, 7 बटे में 10 बच रहा है। अब यही से अगला भी कर लेते हैं, यानी कि सोनू एक मेज बना रहा था 125 दिन में, 7 बटे 10 मेज कितने दिन में बनाएगा, 125 का 7 बटे में 10 कर दो, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12 सत्ते 84, 387.5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 था। अब यहाँ पर देखो, एलसीएम लेके भी आप कर सकते थे, वहां से भी बना सकते थे। बात वही, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर है, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है इसमें। आपके ओरल कैसे करना था, जैसे 250 लिखा है तो आप 75 बटे में ये करते 250, यहाँ पर 25 तियां 75, 25 एकम 25, 7 बटे में 10 काम बचा है, तो यही हमें 125 का निकाल देना था, बात खत्म। इतना लिखना पड़ेगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। नहीं क्लियर है तब तो फिर क्या है, बेसिक से जैसे एलसीएम लेके करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो ये क्या दिया गया था, योग 6 वर्ष पहले 3 लोगों का, यानी कि प्रेजेंट में 6 करके तीनों को बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट में हमें इतना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी कि ये प्रेजेंट का हो गया। हमारे हिसाब से 7 5 12 3 15 x बराबर में ये हो गया, तो ये 18 प्लस का 87, यानी कि 8 7 15, 8 1 9 हो गया, यानी कि x बराबर में क्या आ जाएगा, 15 सत्ते में 105, यानी कि 7 तियां 21 आंसर। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर। 11 का मल्टीपल हम देख सकते हैं, ये नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 ये भी हो गया। तो 22 बटे में 7, 35 बटे में 10, और ये 35 बटे में 10 हो जाता, यानी कि 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 11 हो गया। इधर करते तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 10 था यहाँ पर। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का मल्टीपल भी आना चाहिए था, तो 7 दूनी 14, यानी कि 154 आंसर लगा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी तो आसान था। अब मान लो एक और ऑप्शन कट जाता तो हम जल्दी लगा लेते। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। देखो यूनिट डिजिट पे हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सभी में अलग अलग है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब ये माइनस का, ये गुणा में है, तो गुणा में 5 करेंगे, 5 तियां 15, 13 से 5 जाएगा या तो 8 आ जाएगा, या तो 5 से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। दोनों में से एक हमें यूनिट डिजिट चाहिए। हो सकता है कि जो लास्ट वाला हमने टर्म निकाला है वो बड़ा हो सकता है 443 बड़ा हो। तो दोनों कंडीशन में हमें या तो 8 चाहिए या तो 2 चाहिए यूनिट डिजिट। 8 तो है नहीं ऑप्शन में, आंसर लगा दो 122। अगला सवाल, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में इतनी की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल हमको बतानी है। अब देखो, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर में एस प्लस माइनस का एस डी अपॉन में हो गया एस डी इंटू में टाइम डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमको 3 दी थी, स्पीड हमें पता नहीं, और स्पीड में वृद्धि की गई, तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, और बटे में यही 10 आ जाएगा। और 60 मिनट देरी, यानी कि 60 मिनट हो गया, इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा भाग कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे ये 3000 हो गया, और बराबर में एस, और ये एस प्लस का 10 हो गया। अब ऑप्शन हमें चूज करना है कि बस की चाल क्या लें कि हमें मिल जाएगा। तो देखो 60 तो ले नहीं सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, 50। तो 50 प्लस का, ये 50 प्लस का 10 हो गया, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो ये 60 हो गया। 60 गुणे में 50, यानी कि आंसर क्या आ गया, 3000 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि 50। ठीक है, तो ये फार्मूला पता होगा तो अच्छे से कर लिया होगा। अगला सवाल, x1, x2 और x3 एक काम को इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो सबसे पहले 90
45 और इधर हो गया 675 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसको और फर्दर करना चाहें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम ऐसे लेंगे, देखो 9 में ये भाग चला जाएगा, 5 25, 5 चौकू 20, यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 135 यानी कि 1350 एलसीएम ले लेते ना तो ये 15 हो जाएगा। ये करेंगे तो ये 3 हो जाएगा यानी कि 30 हो गया। ये करेंगे 135 यानी कि ये 20 हो गया। अब x2 ने इतने दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि इसने भाई साहब हरकत कैसे कर दी ये पहले जाने की। इन्हें बुलाओ कि ना भैया आओ, तुम अपना इतने दिन पहले जा रहे हो उतना काम और लेके आओ। तो इनकी इफिशियंसी 30 थी, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 13 तिया 39 और 1 40। ये काम इसमें और ऐड कर दो, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4 3 7 1755। अब तीनों को मिलाकर काम करवा दो, यानी कि ये 5 हो गया, 3 1 4 2 6, 65 से भाग करवा दो तो 13 पंजे 65 हो गया। इधर 13 एकम 13, 4 बच गया, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, इसका विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो वस्तु पर छूट कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है, लेकिन आप एक चीज देखो, ऑप्शन अगर हमने देखे तो यूनिट डिजिट अगर 0 को इग्नोर कर दें तो 3 4 5 और 2 आ रही। हम यहाँ से जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर पाओगे, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 9 से 8 गया तो 1 हो गया, और 7 से 7 गया तो 0 हो गया, और फिर यहाँ पर बचा क्या 11, 11 से 7 गया तो 4 बच गया, बटे में 11800 इंटू में 100 हो जाएगा। अब 8 में किसका गुणा करें कि 12 मिल जाएगा, यानी कि 8 गुणे में अगर 3 करोगे तो ये 4 मिलेगा, नहीं होगा। 8 गुणे में 4 करोगे तो 2 मिल गया, हो सकता है। 8 गुणे में 5 हो रहा था, यहाँ से तो 8 पन्ने 40 हो गया। अब फिर ये अगर 40 0 आ गया हमारे पास तो ऊपर तो 0 है नहीं कि जिससे कैंसिल आउट कर पाओगे, तो ये तो हमारे पास इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। और फिर 8 दूनी 16 यानी कि ये 6 हो गया, ये भी कैंसिल आउट। तो आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर हो गया। इसके अलावा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि 4 से कटेगा क्या, नहीं 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 0 0 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10, दोने में 18 हो गया। अब यहाँ पर 59 आया, यानी कि अब ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर काटने के लिए हमें कुछ नहीं, ऑप्शन का सहारा लेता होता है। ये लिखा था ऑप्शन का सहारा लो, सब में 3 आगे लिखा था, 3 नेम 27 और 3 पंजे 15 2 17, 10 से 7 गया 3 हो गया, और 9 से 7 गया तो 2 हो गया, उतारा लिया 6, फिर 4 पंजे 20, 4 नेम 36 हो रहा है। अब ये इसलिए करके दिखाया, इस तरीके से सवाल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके चले आ रहे। अब बाई चांस अगर ये दे देता 24 34 44, तब हमें एक ही बार चेक करना पड़ता, 3 मिल गए आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटकर 720 हो जाता है, ड्रेस के मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी हुई। ये ओरल करना है, 80 यानी कि 10% आंसर। यहाँ से कितनी छूट हुई थी भाई, 80 रुपए को हुई थी, तो ओरल आपको सोचना है कि ये 80 गया, 80 बटे में 800, बस खत्म। कहीं एक लिखा है ऑप्शन में, लगा दो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 13 विद्यार्थियों का औसत 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए थे, उनके अंक का सही औसत क्या है। अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि एवरेज 130 से ज्यादा है, क्योंकि उसने 32 के स्थान पर 23 ले लिया था, यानी कि कितना कम ले लिया था, 9 कम ले लिया था। अब यही 130 में बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो टोटल बढ़ रहा है, एक लोगों में कितना बढ़ेगा, तो बटे में ये हो जाएगा 13, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78, यानी कि 130.6 समथिंग आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100, ठीक है, 10% की हानि पर बेचता तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाता, 90। कह रहा था इतने कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि कम मूल्य पर अगर खरीदा होता तो ये कितना रह जाता, 70 रुपए, और 26 रुपए कम में बेचा होता है, यानी कि ये तो सब परसेंटेज में चल रहा। यहाँ पर ये इनका डिफरेंस 26 है। कब डिफरेंस 26 है, जब इसका प्रॉफिट कितना है, 10% है, यानी कि 10% तो 110% निकालेंगे तो ये कितना बन गया, 77 बन गया। अब हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है 90 और 70 का 20, 20 से 7 और कम कर देंगे, यानी कि 13 हो गया, 13 बराबर में 26 आ गया, और हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य, यानी कि 100 बराबर में कितना आ जाएगा, 200। अगला सवाल, What is the remainder when divided by 10? अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई, 5 की पावर कुछ भी करते चले जाओ, 5 ही आनी यूनिट डिजिट, और 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या बचता है, जो लास्ट नंबर होगा, खत्म। अगला सवाल,
पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू इतने के अनुपात में हैं। सेलीन क्या नाम लिखा है भाई? सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू इतने अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू इतने अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है? अधिक अनुपात का मतलब देखो, क्रॉस चेक कर लो या तो आप ओरल कर लो। 10 3 13 हो रहा है, इधर 7 2 9 हो रहा, इधर 5 2 7 हो रहा है। यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा। अब इनका गुणा करो, 10 9 90 हो गया, 13 7 91। किसके पास आए? अभी इनके पास ज्यादा आए। इनका गुणा करेंगे, ये 49, इनका गुणा करेंगे 9 पन्ना 45। किसके पास ज्यादा है? इनके पास, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा है। तो ये कौन था दूसरे नंबर पे? सेलिन। बात खत्म। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके ही हम बता पाते हैं कि किसका रेशियो पूछता है ना, बड़ा छोटा कौन सा है। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल, 22 विद्यार्थी की एक कक्षा का औसत भार 42 है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा? अब देखो, 22 का तो 42 था, लेकिन 33 और 39 वाले आए, ये एवरेज से कम लेके आ रहे। ये कितना कम लेके आ रहा है भैया? 9 कम लेके आ रहा है। ये भाई साहब कितना कम लेके आ रहा है? ये 3 कम लेके आ रहे। यानी कि जो एवरेज है हमारा वो 42 से तो कम हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। अब 42 से कम कितना होगा? टोटल 9 3 12, टोटल एक लोगों में कितना होगा? लोग कितने हो गए? 22 पहले थे, 2 और हो गए, 24 हो गया। यानी कि 12 दूनी 24, 0.5 कम हो जाएगा। तो 42 माइनस का 0.5, यानी कि 42 से 1 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, सॉरी 41, 41.5 आंसर। ये तो बस प्रैक्टिस के ऊपर सवाल था। अगला सवाल, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी? अब देखो, 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। देखो, हमने रुपए लिखा और आम लिखा। यहाँ पर क्या किया? 1 रुपए में 35 आम, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। हमें 30% की हानि, यानी कि 30% हानि मतलब 70% में ये चीज बेचनी। और कितने में? 1 रुपए में कितने आम? तो 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 का नीचे गुणा कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले जो रुपए में पूछा है तो यहाँ पर इसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी कैलकुलेशन कर लो। कैंसिल आउट, 7 पंजे 35, यानी कि 1 रुपए में हमें 50 बेचने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया होगा ना? अब यहाँ पर देखो, ये तो समझ गए होगे ना, 1 बटे में 35, ये क्या बन गया? ये बन गया है एक फल का प्राइस। यानी कि एक ही फल के प्राइस में हमने क्या किया? हानि निकाल ली। यानी कि अगर हानि निकालते तो इतने रुपए में एक का प्राइस होता। अब 1 रुपए में कितने होंगे भाई? ये एक फल का प्राइस आ गया इतना, यानी कि ये प्राइस है 1 का। तो हम निकाल लेते हैं 1 रुपए में, ये प्राइस था टोटल 1 का, तो 1 रुपए में कितने होंगे? तो 1 बटे में ये हो जाएगा हमारे पास 70, और ये पहुंच जाएगा 35, ये गुणे में 100, तो 70 ये हो जाएगा 5 बार, यानी कि 50 आ गया यहाँ से भी। ठीक है, तो जैसे करना चाहो कर सकते हो। अगला सवाल, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतने रुपए हैं, तो मूलधन कितना होगा? तो देखो, 2 वर्ष की बात कर रहा था। 2 वर्ष में साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6400। दूसरी साल भी 6400 रहा होगा। जो एक्स्ट्रा आया है ना, वो यहाँ पर 6400 का कुछ % लगा होगा, तभी एक्स्ट्रा आया। और आया कितना एक्स्ट्रा है यहाँ से देख लेते हैं, यानी कि 0 0, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, 3 से 2 गया 1, यानी कि ये 1600 एक्स्ट्रा मिला। ये 1600 एक्स्ट्रा आया कहाँ से? 6400 का x% या r% कर लो, 6400 का r%, ये 1600 आया। कैंसिल आउट हो गया, 16 चौकू 64, यानी कि r बराबर कितना आ गया? 25%। अब अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, रेट हमारे पास 25% है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 50 रुपए। और इसी 50 का मान हमें दिया गया था 12800। ठीक है, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 2 गुना, तो 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 1 25, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, और 0 4 चौकू 16 हो गया। फिर करेंगे यहाँ पर, देखो उसको गुणा कर सकते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 हो गया, और ये हो गया 26 3 78। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 4 2 6 हो गया, और 9 हो गया, 6 हो गया, 78 घटा दो, 16 से 8 गया 8 हो गया, 8 से 7 गया तो 1 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाया तो बेसिक से कर लिया, जहाँ करेगा वहाँ तो हम लगा ही सकते ना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, और 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ % बताइए। देखो, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य 100 था,
20% अधिक 120 हो गया। अब 220 में बेची गई छूट देने के बाद, छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस होगा कितना? 220 प्लस का 20 होगा। हम नहीं छूट दे रहे भैया, हम कह रहे क्यों दें छूट हम तुमको, तुम कौन लगते हो हमारे, बस इसी का मान तो 240 था और कह रहा था तो लाभ परसेंटेज बताना। तो यहाँ पर अगर 240 हो गया 12 दूनी तो ये 200 रुपया हो गया, यानी कि 200 पर, और 200 की चीज हम बेच कितने में रहे थे? 220 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। किस पर हुआ? 200 पर। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक समथिंग लिखा होगा, आंसर लगा दो। क्योंकि 2 से 2 कट जाना है आपके, बिल्कुल जीरो दिमाग में नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता आपसे। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल ये भी आसान है, देखो माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 से ये 8 बच गया, 4 से 2 गया तो 2 प्लस का 8 हो गया, यानी कि ये 36 हो गया, और डिवाइड बाई 12, यानी कि आंसर क्या आ गया? 3। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर दर पर यह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी? देखो 1 से 7 गुना हो गई, यानी कि हमको कितना ब्याज मिल गया भैया? 10 वर्षों में हमको 6 ब्याज मिला भाई, यहाँ से यहाँ कितना मिला? 6 मिला। अब वो ये कह रहा था 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना गुना हो जाएगी, तो 20 से हमें कितना ब्याज मिलेगा? 12 ब्याज मिलेगा, यानी कि 1 से यहाँ पर कितना पहुंच जाएगा? 12 ब्याज मिलेगा, यानी कि 13 पहुंच जाएगा। कै गुना हो गई? 13 गुना हो गई, आंसर लगा दो। अगला सवाल, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? देखो 32% उसे मिले, 15 से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर इसे 15 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। दूसरी कंडीशन में उसे 57% मिले और पास होने से उसे 10 अंक अधिक मिले, हम कह रहे से 10 कम मिल जाते तब भी ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। ये भी पासिंग मार्क्स पे पहुंचा, ये भी पहुंच गया, यानी कि इन्हीं दोनों को बराबर कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इधर आ जाएगा, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, और 5 से 3 गया तो 2, यानी कि 25% बराबर ये हो गया। हम निकाल लेते हैं 32% बराबर, तो कितना आ जाएगा? 32। अब ये 32 नंबर आ गए, लेकिन इसमें 15 से फेल भी हो रहा था, यानी कि 15 जोड़ देंगे, यानी कि 47 नंबर वो लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए फिर